औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बेटा आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 जो है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को दिया था, उसका कुछ रिमेनिंग पार्ट जो है वो रह गया था, जो कि सबसे पहले मैं आज आप लोगों के साथ पहले ये शेयर करूँगी, फिर उसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑपरेटर्स जो हैं वो देखे थे, जिसमें से था अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, देखे थे। इनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्योंकि इन्हीं रिलेशनल हो गया, लॉजिकल हो गया या अर्थमेटिक हो गया, तो कुछ ऑपरेटर्स जो हैं वो यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। यूनरी ऑपरेटर का मतलब होता है कि वो ऑपरेटर जो कि सिंगल ऑपरेंड के साथ आता है। सिंगल ऑपरेंड का मतलब है कि पूरी एक्सप्रेशन है तो उसमें सिर्फ एक वेरिएबल उस ऑपरेंड के साथ, उस एक्सप्रेशन इस ऑपरेटर के साथ जो है वो इस्तेमाल होगा। जैसे प्लस प्लस है तो उसके साथ अगर ए लिखा है तो आपके पास एक ऑपरेंड इस्तेमाल हो रहा है, और प्लस प्लस जो है वो आपके पास ऑपरेटर है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे यूनरी ऑपरेटर कहेंगे। बाइनरी का मतलब होता है 2। ठीक है, यूनरी का मतलब होता है 1, बाइनरी का मतलब होता है 2, क्योंकि बाइनरी में बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, 0 और 1 वाली। ठीक है, तो सेम एज द बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर में आपके पास दो आप ऑपरेंट इस्तेमाल होते हैं कि ये वाला जो ऑपरेटर है वो सेंटर में होगा, और इसके दोनों लेफ़्ट और राइट में आप बेसिकली दो ऑपरेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर लिखा है ए प्लस बी, तो आपके पास ए और बी जो है वो ऑपरेंट्स हैं। ठीक है, और आपके पास प्लस जो है वो ऑपरेटर है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे बाइनरी ऑपरेटर। ठीक, टर्नरी का मतलब होता है 3। ठीक है, टर्नरी में आता है आपके पास 3। इसमें 3 ऑपरेंट्स जो हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से आएगा ये आपका, बेसिकली ये कंडीशनल ऑपरेंट होता है। इसमें ये होता है कि आपके पास फर्स्ट में कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, और फिर आपके पास अगर कंडीशन ट्रू है तो आपके पास एक्सप्रेशन नंबर 1 जो है वो सॉल्व होगी। अगर ये आपकी कंडीशन फॉल्स है तो एक्सप्रेशन नंबर 2 जो है, जैसे इफ एल्स में होता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में अभी आज देखेंगे। ठीक है, तो आपके पास ऑपरेंट्स जो हैं वो ये वाले इस्तेमाल होंगे। सेम एज अब यहाँ पर देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि आपके पास इंटीजर वैल्यू है, इंट डाटा टाइप है। ठीक है, और a इज इक्वल्स टू 7 व्हेन b इज इक्वल्स टू 6, दो आपके पास वेरिएबल्स है। अब यहाँ पर चेक क्या कर रहा है कंडीशन कि वेदर a इज़ ग्रेटर देन b। आप चेक करें कि a की वैल्यू क्या है, 7 है, और b की वैल्यू क्या है, 6 है। क्या 7 6 से बड़ा है? दैट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू होगी तो सिर्फ फर्स्ट वाली, यानी कि प्रिंट एफ लिखा हुआ क्या है, a इज़ ग्रेटर देन b, आपके पास ये कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ऐसा होता कि a जो है वो स्मॉलर वैल्यू है और b जो है वो कैपिटल वैल्यू है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 9 कर लेते हैं, 9 की बजाय यहाँ 9 कर लेते हैं और यहाँ 16 कर लेते हैं। अब ये कंडीशन चेक होगी कि 9 इज़ ग्रेटर देन 16, दैट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो हम फर्स्ट वाली कंडीशन को फॉल्स कर देंगे और सेकेंड वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट करेंगे, जिसमें लिखा है कि b इज़ ग्रेटर देन a। समझ आ गया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट ऑपरेटर इज़ द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये होता है असाइन करना। बताया था मैंने कि आपके पास अगर मैंने कोई वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन करनी है तो दैट इज़ कॉल्ड द असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए हम इस्तेमाल, क्योंकि हम a की वैल्यू इसमें अगर a इक्वल्स टू 5 लिखा है ऐसे, तो क्या होता है कि ये मेमोरी है जो कि आपको नज़र नहीं आती। ये मेमोरी एलोकेशन में a एक एरिया बनेगा और उसको 5 जो है वो एलोकेट हो जाएगा ऐसे, और जहाँ जहाँ मैं इसको एग्जीक्यूट करवाना चाहूँगी a की वैल्यू को, तो मेरे पास हर दफ़ा a की वैल्यू 5 जो है वो आएगी। समझ आ गई? इसलिए असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। असाइनमेंट में आपके पास दो ऑपरेटर्स हैं, बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे मैंने भी आपके पास ये लिखा, ये आपके पास बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर जिसमें हम वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं। और जो कंपाउंड का मतलब होता है दो, कि दो आपके पास यहाँ पर देखें ये कंपाउंड में कि दो आपके पास डिफरेंट एक ही वेरिएबल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो दो ऑपरेंट्स जो हैं वो अगर हम इस्तेमाल करेंगे एक टाइम पर, यहाँ दो ऑपरेंट्स देखें, वरना तो हम एक दफ़ा एक ऑपरेंट इस्तेमाल करते थे ना। ये देखें a इज इक्वल्स टू a प्लस 5 या a इज इक्वल्स टू 5, तो कहीं पर भी यूनरी, बाइनरी, टर्नरी सिर्फ एक ऑपरेटर इस्तेमाल करते थे एक टाइम पे ही। लेकिन यहाँ पर प्लस भी ऑपरेटर है, इक्वल्स टू भी ऑपरेटर है, तो दो ऑपरेटर्स जो हैं वो हम एक टाइम पे इस्तेमाल करें, इसलिए हम इसे कहेंगे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो आपके पास ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाती है। आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस बिटवीन द इक्वल ऑपरेटर, इक्वल्स टू ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको बहुत ध्यान से रीडिंग करनी है। ठीक है, इक्वल्स टू में आपका मतलब होता है कि डबल इक्वल्स टू आती है, ये आपका इक्वल्स टू ऑपरेटर है।
असाइनमेंट ऑपरेटर में सिंपल एक सिंगल असाइनमेंट आती है। तो ये आपके पास ये इसका डिफरेंस है, तो इसको चेक करें और इसको ज़रूर पढ़ें। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास चैप्टर नंबर 4 का नाम जैसे आपको पढ़ के पता चल रहा है कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब है कि हम कंडीशन जो कि चेक होती हैं कि जिसमें हम डिसीजन लेते हैं कि एक कंडीशन जो है वो हमारी ट्रू होगी और एक कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, या मल्टीपल कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू हो जाती है, तो उसको कहा जाता है कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। कंडीशन स्ट्रक्चर क्या होता है कि जिसमें हम डिसीजन लेते हैं और कोई भी ऑपरेंड के हिसाब से ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखिए कंडीशन स्टेटमेंट अलग है और कंट्रोल स्टेटमेंट अलग है। कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब होता है जिसमें हम उस कंडीशन के फ्लो को जो है वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि सारी पता है एक एग्जीक्यूशन जो सिक्वेंशियल प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें लाइन बाय लाइन एक कंडीशन जो है एक बेसिकली प्रोग्राम की एक लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ठीक है, कंपाइलर। देखिए जो कंडीशन स्टेटमेंट होती है या आपके पास जो कंट्रोल स्टेटमेंट आती है वो ये होती है कि अगर हमने a इज इक्वल्स टू, जिस तरह पीछे लिखा था a इज इक्वल्स टू 5 और यहाँ मैंने लिखा है b इज इक्वल्स टू 6, ठीक है, कि अगर मैंने यहाँ चेक करवाया कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b या लेस देन b कर लेते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पर फिर वो कंडीशन चेक होगी कि अगर ट्रू होगा तो क्या काम करेगा, अगर ये फॉल्स होगी एल्स होगा, अगर ये फॉल्स होगी तो क्या काम करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल जो है वो एग्जीक्यूट यहाँ पर आके चेक होगा। चेक करने के बाद उसने डायरेक्टली क्या पता अगर ये फॉल्स होगी तो यहाँ पर इन सीक्वेंस में स्टेटमेंट्स को जो है वो रिमूव कर देगा, चेक ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर को सीक्वेंस से हटाकर किसी और लाइन पर जो है वो लेकर जाना, दैट इज़ कॉल्ड अ कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन उसको कंट्रोल करना आपके पास कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाता है। कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो आपके पास इफ़ एल्स इफ स्विच, या आपके पास डिफरेंट बेसिकली प्रोग्राम्स हैं जो कि अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आपके पास फर्स्ट जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ इफ़ है। यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा है तो इफ़ में आपको मैंने बताया था अभी कि सिर्फ अगर इफ़ होगी तो ये आपके पास सिर्फ एक डिसीजन के लिए, सिंगल डिसीजन के लिए जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे कि अगर वो आपकी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो जो है वो आपके ब्लॉक जो है उसका बेसिकली स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है आगे कोई काम करने का, तो इसलिए आपके पास वो सिर्फ इफ़ स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंडीशन अगर लगा रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ वेरिएबल्स नहीं लिए, वैल्यूज़ लेकर आपको चेक करवा रही हूँ कि इफ़ 47 इज़ ग्रेटर देन 23, तो आपने यहाँ पर चेक करना है कि क्या 47 ग्रेटर है। अगर है तो वो इस कंडीशन में इस ब्लॉक को आकर एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर मैं करती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं करती हूँ 93, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, 93। अब ये कंडीशन आपकी होगी फॉल्स। अगर ये आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो आपकी ये वाला ब्लॉक तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, लेकिन नुकसान क्या है, आगे इसका एल्स का ब्लॉक भी नहीं है, आगे कोई और फ्लो नहीं है, तो वो इस कंडीशन से इस ब्लॉक से बाहर निकल के आगे ला जो आपकी फॉर एग्जांपल आपने प्रोग्राम एंड कर दिया या कुछ और डिस्प्ले करवा दिया तो वो एग्जीक्यूट हो गया, आपका ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा या एल्स पे भी कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगी, ठीक है। इफ़ एल्स का मतलब अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपके पास कंडीशन जो है वो सिर्फ एक है ट्रू होने की। इफ़ एल्स का मतलब होता है इफ़ में आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू की है और आपके पास एल्स में कंडीशन जो है वो फॉल्स की है। यहाँ पर मैंने कमेंट में लिखा है, ये कमेंट्स लिखे हैं, ठीक है। तो ये ट्रू की कंडीशन है और ये फॉल्स की कंडीशन है। आपके पास यही इसका स्ट्रक्चर है। पेपर में आपको अगर आता है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टेटमेंट या राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ, तो ये आप स्ट्रक्चर में या सिंटेक्स में दोनों के लिए ये एक ही चीज़ है। हम सिंटेक्स का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्ट्रक्चर का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं पेपर में। समझ आ गया, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये आपके पास क्या चेक कर रहा है कि 47 इज़ ग्रेटर देन 23। अगर ये ट्रू है तो ये कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा और ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स है, जैसे मैंने यहाँ पर 93 लिखा था, अगर ये 93 बनता है तो क्या होगा कि वो इस कंडीशन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो एल्स की कंडीशन को लाकर एग्जीक्यूट करेगा। समझ आया, ठीक है। तो आपके पास ये इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर है। ओके, आपकी बुक में ये प्रोग्राम है, बेसिकली वो क्या है प्रोग्राम कि आपके यहाँ पर दिया हुआ है कि डेमोन्स्ट्रेट इफ़ द स्टेटमेंट दिस वन, ठीक है।
इसमें क्या करवाया हम लोगों ने, मार्क्स जो है वो यूज़र से एंटर करवाए हैं, ठीक है। और मार्क्स एंटर करवाने के बाद ये आपकी प्रिंटफ की स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था कि सिर्फ शो करवाने के लिए होती है। डिस्प्ले हुआ स्क्रीन पर, एंटर योर मार्क्स, यूज़र ने ये जो है वो मार्क्स एंटर किए, ठीक है। जो इनपुट वैल्यू आपने एंटर की, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एंटर किए 47, ठीक है। तो 47 एंटर किए तो यहाँ पर चेक होगी कंडीशन कि वेदर दैट कंडीशन 47 इज़ ग्रेटर देन 23। अगर ये ट्रू हो रही है तो स्क्रीन पर कंग्रेचुलेशन यू आर पास्ड भी डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है यहाँ तक 27, तो क्या होगा, यहाँ पर ये कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी और आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। दूसरा प्रोग्राम आपकी बुक में क्या गिवन है कि आपके पास है एंटर द नंबर, ठीक है। यहाँ पर कि आपको कैलकुलेट करना है स्क्वायर या ऑफ द नंबर, ठीक है। लेकिन इसमें लाजमी नहीं है, पेपर में अगर आपको कैलकुलेट स्क्वायर करने के लिए आया तो आप इफ़ की कंडीशन लगाएं। लेकिन इफ़ की कंडीशन ये इसलिए लगाई हुई है, यहाँ चेक करें कि जो नंबर यूज़र ने एंटर किया है, फॉर एग्जांपल 13 भी अगर एंटर किया तो 13 का स्क्वायर यहाँ पर कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर वो वैल्यू यूज़र ने एंटर कर दी फॉर एग्जांपल 0 या 0 से लेस है, माइनस में नेगेटिव में वैल्यू है, तो उसका स्क्वायर कैलकुलेट नहीं करेगा। यहाँ पर क्या है, द स्क्वायर ऑफ परसेंटेज डी इज़ परसेंटेज डी, यानी कि इस वाले परसेंटेज डी में n एग्जीक्यूट होगा और इस परसेंटेज डी के अकॉर्डिंग n की वैल्यू जो भी यूज़र ने एंटर की थी वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर एग्जीक्यूट होगी। ये आपके सामने यहाँ पर इसका आउटपुट भी गिवन है। अगर आपको अपनी बुक में देखेंगे तो क्या है, एंटर द नंबर, यूज़र ने नंबर एंटर किया 4, ठीक है। तो द स्क्वायर ऑफ 4 इज़ 16, ये डिस्प्ले हो गया क्योंकि यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 था ना आप स्टेटमेंट में गिवन, तो ऑटोमेटिकली उसने 16 शो कर दिया। समझ आ गया। अब इफ एल्स स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे मैंने लिखा था कि इफ एल्स स्ट्रक्चर में आपके पास क्या है, एग्जीक्यूटेबल है और या ट्रू की स्टेटमेंट और फॉल्स की दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट करता है। अब जिस तरह वो पिछला वाला प्रोग्राम था आपके पास यूजेस ऑफ इफ स्टेटमेंट, कि अगर यूज़र के मार्क्स जो हैं वो 32 से ग्रेटर हैं तो वो वहाँ डिस्प्ले करेगा कंग्रेचुलेशन यू आर पास। लेकिन अगर आपका, जिस तरह मैंने 27 लास्ट दिया था वैल्यू, मैंने मार्क्स में 27 एंटर किया, तो इफ़ की कंडीशन में आपकी ये जो ट्रू कंडीशन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो एल्स की कंडीशन के ऊपर आएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो वहाँ पर एग्जीक्यूट होगा यू आर फेल्ड। समझ आया, ठीक है। तो आपके पास ये प्रोग्राम जो है वो गिवन है कि आपने यूज़र से मार्क्स, पेपर में ऐसे ही आएगा, यू हैव टू रीड द मार्क्स, या लिखा सकता है राइट अ प्रोग्राम टू गेट द मार्क्स फ्रॉम द यूज़र, ठीक है, एंड प्रिंट द मैसेज, कैलकुलेट द पास और फेल। आपने पास और फेल को एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर यू आर पास्ड एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ यू आर फेल्ड। इस कंग्रेचुलेशन की भी लाइन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वन सिंगल लाइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ एल्स की कंडीशन का जो एक प्रोग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट हम इस्तेमाल करते हैं कि आपके पास यूज़र ने एंटर किया है नंबर और वो नंबर को चेक कर रहा है %2 पर। ये परसेंटेज का मतलब होता है कि यू हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर, ये परसेंटेज रिमाइंडर के लिए होती है, ठीक है। नीचे आपकी गिवन है इसमें, ठीक है। रिमाइंडर का मतलब ये होता है, लाइक अगर मैंने कोई भी नंबर एंटर किया है, फॉर एग्जांपल मैंने एंटर किया 32, ठीक है। 32 का वो कैलकुलेट करेगा, कंप्यूटर डिवाइड किया उसने, परसेंटेज है ना, तो वो डिवाइड करेगा, लेकिन डिवाइड करके उसका क्वोशंट नहीं आपको आंसर में देगा, ठीक है। यहाँ इसका 16 आता है ना, ठीक है, कंप्लीट डिवाइड हो गया और इसका क्वोशंट जो है वो आ गया आपके, रिमाइंडर जो है वो आपके पास आ गया 0, तो क्वोशंट नहीं वो डिस्प्ले करेगा, 0 डिस्प्ले करेगा। अगर वो आपके पास जो उन्होंने कैलकुलेट किया था रिमाइंडर वो इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 0 आ गया तो ये नंबर आपके पास इवन है। और अगर आपके पास ये 33 होता तो यहाँ पर 0 की बजाय 1 आता, और ये अगर 1 आ रहा है तो वहाँ डिस्प्ले करेगा दैट नंबर इज़ ऑड। समझ आ गया, ठीक है। तो आपके पास इवन और ऑड का रिमाइंडर के थ्रू हम फाइंड करते हैं। रिमाइंडर की वैल्यू 0 है तो वो आपके पास इवन है, अगर 1 है तो वो आपके पास ऑड है। समझ आ गया, ठीक। तो ये आपका प्रोग्राम है और दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम। ये आपका पेपर में काफ़ी आ जाता है, स्क्वायर वाला भी आ जाता है। अब आ रही है इफ एल्स इफ की कंडीशन की। इफ एल्स इफ कंडीशन का मतलब ये है कि आपके पास एक दफ़ा स्टेटमेंट, जैसे एल्स इफ में था सिर्फ एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है, इसमें आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं। अगर मैं आपको अपने पेपर पे दिखाऊं जहाँ मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी स्टेटमेंट ये है कि यहाँ मल्टीपल कंडीशंस है। इफ़ में आपकी पहली कंडीशन है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी पहली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो सेकंड को चेक करेगा। ये इफ़ का एल्स ये है,
और इस इफ़ का एल्स जो है वो ये इफ़ की कंडीशन आगे दी हुई है। अगली कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन अगेन फॉल्स होती है तो वो इस कंडीशन को छोड़कर फिर थर्ड में आएगा, और वो इसकी एल्स थी, इफ़ जो है वो इसकी एल्स थी कि ये भी फॉल्स होगी, ये भी फॉल्स होगी, तो ये एल्स यानी कि जो लास्ट रिमेनिंग है वो आपकी इस कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। और लाजमी नहीं इसके सिर्फ 2 कंडीशन चेक हो रही हैं, मल्टीपल कंडीशंस 4, 5 जितनी भी हैं हम इसमें एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपके प्रोग्राम है, मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा था कि यूज़र के से मार्क्स आपने एंटर किए, और अगर यूज़र के मार्क्स यहाँ 2 कंडीशंस लग रही हैं और दरम्यान में एंड है। एंड का मतलब क्या होता है, एंड ऑपरेटर बताया था ना, एंड ऑपरेटर इसलिए इस्तेमाल होता है कि दोनों कंडीशंस को ट्रू होना लाजमी है। ठीक है, अगर यूज़र के मार्क्स 80 से बड़े हैं, ग्रेटर देन 80 और लेस देन 100 है, 100 से छोटे हैं, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। 88 आया फॉर एग्जांपल, तो इधर चेक करेगा कि 80 से बड़ी हैं और इधर 88 100 से छोटा है, इतनी ट्रू कंडीशन होगी, तो वहाँ स्क्रीन पर प्रिंट ग्रेड ए करेगा। ठीक है, एल्स इफ में आपके पास अगेन 2 कंडीशन चेक करेगा, इफ़ वो अगली आ गई ना, सॉरी ये वाली है, तो वहाँ पे एग्जीक्यूट क्या होगी कि अगर मार्क्स 70 से ग्रेटर और 79 से लेस है तो आपका बी ग्रेड होगा। फिर अगली एल्स इफ में इसको चेक किया, ये फॉल्स होगी, इसको चेक किया, ये फॉल्स होगी, थर्ड पे आया, थर्ड पे चेक किया कि अगर यूज़र के मार्क्स जो है वो 60 से ग्रेटर और 69 से लेस है और 60 से लेस है और 69 से ग्रेटर है, तो क्या एग्जीक्यूट करेगा, ग्रेड सी, फिर उसके बाद ग्रेड डी। और अगर यह सारी आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, यूज़र के मार्क्स 40 से यानी कि 50 से मैंने लिखा है, 50 तक लिखा है ना, तो 50 से अगर लेस होगा तो वहाँ डिस्प्ले हो गया फेल। अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं कि 40 से लेस वाला फेल है, तो एक और इफ एल्स की कंडीशन आएगी और फिर जो है वो एल्स आपके पास फेल आएगा। समझ आया? ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसमें उन्होंने कहा है कि यू हैव टू फाइंड द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स या यू हैव टू मेक अ कैलकुलेटर दैट विल कैलकुलेट द अर्थमेटिक ऑपरेशंस। दोनों के थ्रू जो है वो आपका प्रोग्राम ये होगा। ठीक है, अब क्या है कि आपने ज़ाहिर बात है जो 2 वैल्यूज़ यूज़र एंटर करेगा, अब आपको नहीं पता कि वो इंटीजर टाइप की होगी क्योंकि हम डिवाइड भी यूज़ करें इसमें। ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी इस्तेमाल करें, पॉइंट में वैल्यू भी यूज़र एंटर कर सकता है, पॉइंट के बगैर भी कर सकता है, तो इसलिए उन्होंने एक्स और वाई दोनों जो ऑपरेंट्स लिए हैं वो क्या लिए हैं, आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट लिए हैं। यूज़र से वैल्यू गेट भी करवानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये लिखा है प्रिंट एफ और स्कैन एफ एंटर 2 नंबर्स कंबाइन, दोनों नंबर्स इकट्ठे ले रहे हैं, तो ये वाला परसेंटेज एफ एक्स के लिए और ये परसेंटेज एफ जो है वो वाई के लिए। ठीक है, यहाँ हमने इनपुट लिया, लेकिन स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले क्या डिस्प्ले होगा, स्क्रीन पर सबसे पहले डिस्प्ले ये आपने से वेरिएबल इनिशियलाइज़ करवाए, इनिशियलाइज़ करवाने के बाद स्क्रीन पर डिस्प्ले पहले ही होगा, प्रोग्राम परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेंड्स। अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो वो एडिशन करेगा, 2 प्रेस करेंगे तो सब्ट्रैक्शन करेगा, 3 प्रेस करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करेगा, 4 प्रेस करेंगे तो डिवीजन करेगा। और आपने लिखा है नीचे प्रिंट एफ एंटर योर चॉइस, ये आपके सामने, अगर आप यहाँ पर इसका आंसर देखें तो ये आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, एंटर योर चॉइस। अब यहाँ पर जो है वो क्या ले रहा है कि यूज़र से जो है वो वैल्यू गेट की जा रही है, स्कैन एफ की स्टेटमेंट आ रही है। ठीक है, यूज़र से चॉइस की वैल्यू एंटर करवाई, इनमें से फॉर एग्जांपल 3 प्रेस किया, तो इसका मतलब है कि वो यहाँ देखें कि उन्होंने फ्लोटिंग वैल्यू एंटर की थी। ठीक है, 2 नंबर्स एंटर किए, पहले चॉइस एंटर की कि क्या करवाना है, नीचे वैल्यूज़ एंटर की, एंटर 2 नंबर्स था, वो 2 नंबर्स एंटर करवाए। 3 पर है प्रोडक्ट, थर्ड पर प्रोडक्ट है तो वहाँ पर प्रोडक्ट डिस्प्ले करवा दिया। अब यहाँ पर क्या किया है, 3 को कैसे हम यहाँ जज करेंगे कि चॉइस की वैल्यू जो चॉइस में वेरिएबल यूज़र ने एंटर किया था 1 2 3 4, तो यहाँ पर चॉइस चेक करेगा कि अगर उस चॉइस में यूज़र ने एंटर किया फॉर एग्जांपल 2, तो क्या होगा, सबसे पहले चेक होगा क्या 2 = टू 1 है, कंडीशन फॉल्स होगी, नहीं होगी, आपकी ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। नेक्स्ट 2 = 2, ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी, तो यहाँ पर क्या करेगा कि दोनों जो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस कैलकुलेट करेगा, स्क्रीन पर एज इट इज़ डिस्प्ले होगा, डिफरेंस = ठीक है, और फिर उसके बाद x - y, तो x की जितनी वैल्यू, x की जो भी वैल्यू आपने एंटर की है उसमें से y की वैल्यू को माइनस कर देगा जो भी आपने एंटर किया। ठीक है, तो सेम एज प्रोडक्ट, सेम एज फॉर क्वोशंट रिमाइंडर फाइंड करेगा। और फिर आपके पास अगर यूज़र ने फॉर एग्जांपल मैंने ना 9 एंटर कर दिया या 5 एंटर कर दिया, अब 5 की तो चॉइस इसमें गिवन नहीं थी ना, तो वो एल्स की कंडीशन करेगा वहाँ पर इनवैलिड कमांड। ठीक है, और आपका जो है वो स्टेटमेंट ख़त्म हो गई। नेक्स्ट है वो आप प्रोग्राम आपका आ रहा है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपके पास एक्सप्रेशन हम जिस तरह से ये वाली इफ एल्स की ली थी ना
ठीक है। हम इसी प्रोग्राम को या कोई और भी जो प्रोग्राम अभी हमने कैलकुलेटर वाला यूज़ किया, हम उसको स्विच के थ्रू भी कर सकते हैं। ये दोनों प्रोग्राम्स इफ़ एल्स इफ़ और स्विच स्टेटमेंट, ये एक ही तरह के प्रोग्राम्स की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो अब आपने यहाँ क्या किया फॉर एग्जांपल, और इसमें आपके पास केसेस की ये कंडीशन है, जो भी केस है ना हमारे पास यहाँ पर जिस तरह से गिवन है कि जो इफ़ की कंडीशंस आगे जितनी है वो हम यहाँ पर केसेस में कंडीशंस देते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर और फिर लास्ट में ये एल्स जो है वो आपका डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर वॉवल्स कैलकुलेट करने थे, यूज़र से वॉवल्स जो है वो लेना था। 4 उन्होंने वॉवल लिखा, एंटर द अल्फ़ाबेट, यूज़र से का कोई भी अल्फ़ाबेट एंटर करें, ठीक है। और यहाँ क्योंकि करेक्टर टाइप है या मैंने करेक्टर टाइप रखी थी तो इसलिए %ci यूज़र से वैल्यू एंटर कराई, वॉवल वेरिएबल रखा, ठीक है। और उसी वॉवल वेरिएबल को चेक किया, अगर यूज़र ने कैपिटल A, कैपिटल E, स्मॉल ई, आई, ओ और यू, इनमें से कोई भी अगर यूज़र ने वैल्यू एंटर किया, बेशक वो कैपिटल में हो या स्मॉल में, तो वहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा अल्फ़ाबेट इज़ वॉवल, ठीक है। और ब्रेक कर देगा, यानी कि डिफ़ॉल्ट की कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यूज़र ने एंटर किया फॉर एग्जांपल F ही एंटर किया, तो इधर चेक करेगा F कंडीशन नहीं है तो यहाँ पर डिस्प्ले का कि अल्फ़ाबेट इज़ कांस्टेंट। समझ आया? तो आपकी बुक में भी ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो इसी तरह से गिवन है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो आपकी बुक में भी ये गिवन है कि यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि एंटर द इंटीजर, ठीक है। यूज़र ने वैल्यू एंटर की, स्कैन ऑफ करवाया, अगर वो इंटीजर जो है वो 1 और 2 है, 1 होगा तो ये डिस्प्ले करेगा n=1, और अगर 2 होगा तो डिस्प्ले करेगा कि n=2। लेकिन अगर 1 और 2 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो वहाँ डिस्प्ले करेगा n=1 नॉर 2, या ना कि 1 है ना 2 है। लाइक 5 एंटर कर दिया, 10 एंटर कर दिया, 15 एंटर कर दिया, तो वो उसके लिए सिर्फ उसे 1 और 2 को चेक करना है, तो कंडीशन क्योंकि केस जो है वो उसका 1 और 2 के साथ है। समझ आया? यहाँ पर ग्रेडिंग वाला भी जो मैंने आपको प्रोग्राम करवाया, ये ग्रेडिंग वाला प्रोग्राम आपकी बुक में गिवन है कि यूज़र से ग्रेड एंटर करवाए, मार्क्स से एंटर करवाए, यूज़र से डायरेक्टली ग्रेड एंटर करवाए। ग्रेड को चेक करेगा कि अगर वह A है तो ये डिस्प्ले करेगा, एक्सीलेंट B है तो ये डिस्प्ले करेगा, C और D में आपका सेटिस्फैक्ट्री डिस्प्ले करेगा, F में जो है वो आपका पुअर परफॉर्मेंस डिस्प्ले करेगा। डिफ़ॉल्ट में अगर आप यहाँ कर सकते हैं, या F का मतलब तो फेल ही है, तो आप यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं कि द स्टूडेंट इज़ फेल, कुछ भी पुअर परफॉर्मेंस वट एवर इट विल बी, तो यह आपका ग्रेडिंग भी परफॉर्म हो गया। योर लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर दैट इज़ द नेस्टेड स्ट्रक्चर। नेस्टेड स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, नेस्टेड का मतलब ये होता है कि कंडीशन विद इन द कंडीशन, एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए तो आपकी नेस्टेड स्ट्रक्चर कहलाती है। इसकी एग्जांपल आपकी क्लॉक है। क्लॉक में जब तक सेकंड का आर 60 सेकंड की जो आर्म है वो 60 सेकंड्स पूरे नहीं करती तब तक 1 मिनट पूरा नहीं होता। फिर वो 1 मिनट जो है वो जब तक 60 मिनट्स कंप्लीट नहीं करता, 1 आर कंप्लीट नहीं होता। तो ये आपके पास लूप विद इन अनदर लूप कि सबसे पहले सेकंड कंप्लीट होगा तो आपका 1 मिनट काउंट होगा, वो 1 मिनट से जब आपके 60 मिनट्स काउंट होंगे सेम एज, तब तक वो आपका 1 आवर काउंट होगा। तो ये आपके पास मल्टीपल नेस्टेड लूप उसमें कहलाता है। इसका प्रोग्राम यहाँ पर हम देखें कि दिया हुआ है कि एंटर द वैल्यू ऑफ एन, यूज़र ने वैल्यू एंटर की, अगर %200 है इसका मतलब ये है कि आपने रिमाइंडर कैलकुलेट किया और वो अगर इक्वल टू 0 है तो डिस्प्ले करेगा इवन नंबर, एल्स ऑड प्रिंट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास क्योंकि यहाँ 0 एंटर किया है, अगर वो यूज़र 0 एंटर करता है तो उसको वो रिपीट करेगा दोबारा, यू एंटर द नेगेटिव नंबर, गलत एंटर किया है, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर चेक करेगा कि जब तक n की वैल्यू जो यूज़र ने एंटर करनी थी कि उसने जो भी वैल्यू एंटर की है 0 के अलावा, तो वो आपके पास जब तक रहेगी तब तक वो डिस्प्ले करता रहेगा। अगर वो आपकी वैल्यू जो है वो <0 आ जाएगी तो वहाँ डिस्प्ले कर देगा कि वो नेगेटिव कमेंट है और इसलिए हम जो है वो इसको डिस्प्ले नहीं करेंगे। समझ आया? ये वाला यू एंटर द नेगेटिव नंबर, समझ आ गई? तो ये आपका जो है वो नेस्टेड लूप वाला, यहाँ पर देखिए नेस्टेड लूप वाला आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। बेसिकली कंडीशन स्ट्रक्चर जो है वो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसको बहुत ध्यान से रीड करें क्योंकि प्रोग्राम्स करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कोई प्रोग्राम समझ नहीं आता तो फिर मैं उसकी अलग वीडियो बनाऊंगी आपको, ताकि समझ आ जाए कि उसे ड्राई रन कैसे करते हैं, उसे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, ठीक है। मस्ट मुझे कमेंट में बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अच्छे से पेपर की तैयारी करें। अल्लाह हाफिज़।